नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम सेकंड ग्रेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देख रहे थे। सेकंड ग्रेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देख रहे थे जिसमें हमने एक तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला कंप्लीट कर लिया है, जेनेटिक्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एनिमल क्लासिफिकेशन शुरू कर रहे हैं, यानी कि एनिमल किंगडम जो है, जंतु जगत, उसको शुरू कर रहे हैं। और इससे संबंधित लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आगे आने की संभावना है। और ऐसे क्वेश्चन जो कि आरपीसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं। तो नीट 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में आरबी जो नीट एनसीईआरटी की जो बुकें हैं 11th-12th वो भी इसमें शामिल हैं सिलेबस के अंतर्गत। तो एनसीईआरटी की बुक के साथ में हमने जो ग्रेजुएशन की सीबीएच की जो बुक आती हैं उनसे ये सभी क्वेश्चन वो तैयार किए गए हैं। तो नीट 2023 सेकंड ग्रेड और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, इनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ में हम बात करें तो जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होना है वो, और सीईटी का एग्ज़ाम होना है, हम राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करें तो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी उनमें भी पूछे जाते हैं। तो विशेषकर ये आपकी सेकंड ग्रेड के लिए टॉपिक वाइज जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि लगभग 1 महीना आपका एग्ज़ाम का बचा है और कंप्लीट टॉपिक हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वर्ग जिसमें गमन अंग अनुपस्थित होते हैं। प्रोटोजोआ वर्ग जिसमें गमन अंग अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सार्कोडीना, सेकंड है स्पोरोजोआ, थर्ड है फ्लैजिलेटा और फोर्थ है ओल। देखो प्रोटोजोआ के अंतर्गत, प्रोटोजोआ की हम बात करें तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत हैं वो 4 वर्ग आते हैं। 4 वर्ग कौन कौन से आते हैं? एक तो फ्लैजिलेटा, थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं, फ्लैजिलेटा, और एक होता है सार्कोडीना, फ्लैजिलेटा, सार्कोडीना, और तीसरा आता है यहाँ पर सीलिएटा, और चौथा है स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ। और ये इसका वर्गीकरण है, ये गमन अंग के आधार पर किया गया, गमन अंग के आधार पर। फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। सार्कोडीना की हम बात करें तो सार्कोडीना में पाए जाते हैं राइजोपोडा, या राइजोपोडा संघ भी कहते हैं, सूडोपोडिया पाए जाते हैं, इसमें सूडोपोडिया पाए जाती हैं। जैसे आपने अमीबा है, इसी के अंतर्गत आता है वो अमीबा, सार्कोडीना के अंतर्गत। इसमें जो कोशिका द्रव होता है उसके द्वारा सूडोपोडिया का निर्माण होता है, जिसे हम कूटपाद कहते हैं हिंदी में। सीलेटा के अंतर्गत सीलिया पाई जाती हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं गमन के लिए। और स्पोरोजोआ के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जनन अंग नहीं पाया जाता है। फ्लैजिलेटा की हम बात करें तो इसमें फ्लैजिला गमन अंग के रूप में कार्य करते हैं। इसमें जो कुछ एनिमल्स के नाम बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखने। एक तो होता है आपका नोक्टिलुका, युगलिना इसमें आता है। युगलिना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। युगलिना जो पादप और जंतुओं की योजक कड़ी मानी जाती है, युगलिना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक नोक्टिलुका होता है, नोक्टिलुका। नोक्टिलुका जो होता है इसमें ल्यूसीफेरिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण ये चमकता रहता है, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। लिस्मानिया डोनोवली इसी के अंतर्गत आता है, फ्लैजिलेटा के अंतर्गत। जो क्या करता है, लिस्मानिया डोनोवली जो होता है ये काला अजार रोग फैलाता है, काला अजार रोग। काला अजार रोग वो किसके द्वारा होता है? लिस्मानिया डोनोवली, लिस्मानिया डोनोवली। और इसकी जो वाहक होती है, काला अजार रोग की जो वाहक होती है वो होती है रेत मक्खी या सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। ये ध्यान में रखना कि काला अजार रोग लिस्मानिया डोनोवली से फैलता है, जो वाहक सैंड फ्लाई होती है। और किस वर्ग में आता है? फ्लैजिलेटा के अंतर्गत आता है। एक होता है ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस, जो क्या करता है, अफ्रीकी निंद्रा रोग फैलाता है, ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस, जो भी फ्लैजिलेटा के अंतर्गत आता है। इनके हम आगे बात करेंगे। एक बार यहाँ पर मैं एनिमल्स के नाम बता देता हूँ। इसके बाद में हम सार्कोडीना की बात करें तो सार्कोडीना में जो कूटपाद पाए जाते हैं, सूडोपोडिया पाए जाते हैं। और ये सूडोपोडिया जो होते हैं इन्हें गमन अंग शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसमें अमीबा, एंटामीबा, स्टोलिटिका ये सभी पाए जाते हैं सार्कोडीना में।
सीलिटा के अंतर्गत सीलिया पाई जाती है बहुत सारी, और गमनांग के रूप में तो इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उसमें पैरामीशियम आता है। पैरामीशियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पैरामीशियम, जिसे हम स्लीपर जंतु कहते हैं। पैरामीशियम में क्या होते हैं, दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक तो गुरु केंद्रक होता है और एक लघु केंद्रक होता है। लघु केंद्रक जो होता है ये क्या करता है, जनन में भाग लेता है, जबकि गुरु केंद्र अन्य जो कार्य होते हैं वो कंप्लीट करता है। इसके अलावा इसके अंदर स्पायरोस्टोमा पाया जाता है, स्पायरोस्टोमम बेलेंटेडियम पाया जाता है इसके अंतर्गत, जो सीलिएटा क्लास के अंतर्गत है। अब बात करते हैं स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ में क्या होते हैं, गमनांग होते नहीं है, और इसमें प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टस नामक दो एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं, दो प्रोटोजोन्स इसके अंतर्गत आते हैं स्पोरोजोआ के अंतर्गत। तो ये हमारा प्रोटोजोआ यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ से संबंधित वो मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, किसका नाम किसके द्वारा दिया गया है। ये थोड़ा सा अच्छे से आपको ध्यान में रखना, क्योंकि आप पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो इतना डिटेल से देखने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ पर हम बात करें तो प्रोटोजोआ शब्द है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था गोल्डफस के द्वारा। ये ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा चुका है, गोल्डफस के द्वारा प्रोटोजोआ शब्द दिया गया था। सामान्यतः हम बात करें तो एक कोशिकीय जंतु होते हैं, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं एक कोशिकीय जंतु होते हैं सामान्यतः, लेकिन कार्य बहुकोशिकीय के समान करते हैं। इसमें जो पोषण की दृष्टि से देखें तो जैसे युगलिना है, पादम संपोषी और जंतु संपोषी दोनों प्रकार का होता है, और सामान्यतः ये जंतु संपोषी होते हैं। उत्सर्जन सामान्य सतह के द्वारा होता है। विशेषकर यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो एक बार यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो जनन होता है, जनन से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो द्विवीय विखंडन पैरामीशियम में द्विवीय विखंडन के द्वारा जनन होता है। अनुप्रस्थ विखंडन के द्वारा होता है ट्रिप्नोसोमा और युगलिना में। और बहुविखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है, बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम में होता है, और मुकुलन के द्वारा एफिलोटा में होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपकी पहली जो क्लास है प्रोटोजोआ वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा होगा। तो प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग है जिसमें गमन अंग नहीं पाए जाते हैं, तो वर्ग तो हो जाएगा स्पोरोजोआ, इसकी क्लास है। और इसका सदस्य कौन सा हो जाएगा, चलो क्लास ही पूछे यहाँ पर तो स्पोरोजोआ हो जाएगा, सदस्य पूछे तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा, और प्लाज्मोडियम के अलावा मोनोसिस्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अफ्रीकन निंद्रा रोग होता है। तो अफ्रीकन निंद्रा रोग किसके कारण होता है, ये यहाँ पर पूछा। तो ये मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बता दिया। ऑप्शन फर्स्ट है ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस, ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस। नेक्स्ट है लिस्मानिया डोनोवली, इसका फुल नाम देखें तो लिस्मानिया डोनोवली। ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस और जियार्डिया, ये चार यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो अफ्रीकी निंद्रा रोग है ये ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस के द्वारा फैलता है, और ट्रिप्नोसोमा जो है ये आता आपका प्रोटोजोआ की फ्लैजिलेटा क्लास में आता है। इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब देखो ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस से अफ्रीकन निंद्रा रोग होता है। इसका वाहक की बात करें तो वाहक कौन होता है, तो इसका वाहक होता है सीसी मक्खी होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अफ्रीकन निंद्रा रोग का वाहक कौन होता है, सीसी मक्खी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान में रखना है। एक होता है लिस्मानिया डोनोवली, तो इससे कौन सा रोग होता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। लिस्मानिया डोनोवली है, इससे काला अजार रोग होता है। 1 मिनट, काला अजार रोग होता है, काला अजार रोग। और ये काला अजार रोग है, इसका वाहक अगर पूछे तो वाहक हो जाएगा रेत मक्खी या सैंड फ्लाई, जिसे हम कहते हैं रेत मक्खी या सैंड फ्लाई, इसका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर इसका कौन सा होगा, अफ्रीकी निंद्रा रोग होता है ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मेंढक की आंत का अंतःपरजीवी होता है। मेंढक की आंत का अंतःपरजीवी, ऑप्शन फर्स्ट है ओपेलाइना, सेकंड है वोटिसेला, थर्ड है नोसेमिया, और फोर्थ है मोनोसिस्टिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ओपेलाइना जो होता है ये मेंढक की आंत में जो इंटेस्टाइन है उसमें पाया जाता है, उसका अंतःपरजीवी होता है, एंडोपैरासाइट होता है।
वर्टिसेला जो होता है इसे घंटी जंतु कहते हैं, ये भी कई बार उपनाम पूछ लिए जाते हैं, घंटी जंतु किसे कहते हैं, घंटी जंतुक इसे कहा जाता है। नोसेमा जो होता है ये जो हमारा रेशम कीट जो होता है, जो रेशम का निर्माण करता है, तो रेशम पालन के लिए हानिकारक है, रेशम पालन के लिए हानिकारक है, रेशम पालन के लिए क्या है, ये हानिकारक है। नेक्स्ट है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस क्या है, ये आपकी स्पोरोजोआ का मेंबर है, स्पोरोजोआ, जो हमने पहला ही क्वेश्चन किया था कि जिसमें जनन अंग एब्सेंट होते हैं, तो उसमें एक तो प्लाज्मोडियम और एक मोनोसिस्टिस, ये दोनों आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। साइकन किस में पाया जाता है, तो साइकन कौन से वर्ग का जंतु है, ये यहाँ पर पूछा है। तो साइकन देखो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटोजोआ, सेकंड है पोरीफेरा, थर्ड है सिलेंट्रेटा और फोर्थ है प्लेट है हेलमिंथीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जो पोरीफेरा होता है ये साइकन है, पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। अब देखो इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, जो पोरीफेरा जंतुक होते हैं वो इस प्रकार के जंतुक होते हैं ये, और नीचे सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं, और ये गमन रहित होते हैं, गमन रहित यानी कि इनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता, गमन नहीं करते ये कभी भी। इसके ऊपर जो बड़ा वाला जो होता है छिद्र, और बहुत सारे अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जो हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा के अंदर जो बड़ा वाला छिद्र होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका ओस्कुलम, ओस्कुलम कहलाता है। बड़ा वाला छिद्र ओस्कुलम कहलाता है, और छोटे वाले संख्या में अधिक होते हैं, और ये कहलाते हैं ओस्टिया, ओस्टिया। और ये सभी जो प्राणी हैं पोरीफेरा के अंतर्गत जो प्राणी आते हैं, ये कौन से प्राणी होते हैं, ये सभी छिद्रधारी होते हैं, छिद्रधारी होते हैं, इस कारण इन्हें स्पंज कहते हैं, स्पंज कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना, ओस्कुलम कौन सा, ओस्टिया कौन सा। ओस्टिया के द्वारा क्या होता है, पानी अंदर आता है, और ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। अब देखो इसमें जो देह भित्ति होती है द्विस्तरीय होती है, द्विस्तरीय देह भित्ति पाई जाती है, द्विस्तरीय। कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपको मैं बता देता हूँ। द्विस्तरीय एक तो एक्टोड्रम होता है, एक एंडोड्रम होता है। जो एक्टोड्रम होता है इसे हम कुछ विशेष नाम से भी जानते हैं, एक्टोड्रम को पिनेकोड्रम कहते हैं, पिनेकोड्रम कहते हैं, क्योंकि इसमें पिनेकोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिनेकोसाइट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो एक्टोड्रम में मिलती है, और ये भी पोरीफेरा के अंतर्गत पाई जाती है। दूसरा स्तर आता है एंडोड्रम। एंडोड्रम में जो होती हैं वो कोशिकाएं कोइनोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती है, और इस कारण इसे कोइनोड्रम कहते हैं, कोइनोड्रम इसे कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, पिनेकोसाइट कौन सी कोशिका होती है, कोइनोड्रम कौन सी कोशिका होती है। इसके बाद में हम बात करें तो कुछ विशेष प्रकार की अमीबीय कोशिकाएं भी इसमें मिलती है, जिन्हें आर्कियोसाइट कहते हैं, आर्कियोसाइट भी जिन्हें हम कहते हैं। ये आर्कियोसाइट होती हैं, पूर्ण सख्त कोशिकाएं होती हैं, पूर्ण सख्त कोशिकाएं होती हैं, यानी इन कोशिकाओं के द्वारा किसी भी जीव का निर्माण है वो किया जा सकता है। इसके अलावा थियोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो भोजन संग्रह का कार्य करती हैं, क्रोमोसाइट होते हैं जो वर्णक कोशिकाएं होती हैं, समुद्री भी होते हैं, और ये सवज जल में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। इनमें जो कंकाल होता है वो कंटिकाओं का बना होता है, कंकाल के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पुनरुत्पन्न की अत्यधिक क्षमता होती है इनमें, और कंकाल के आधार पर इन्हें हम सामान्यतः बात करें तो 3 प्रकार इसके आते हैं। एक तो कैलकेरिया आता है, 3 क्लासेज आती हैं। एक तो कैलकेरिया फर्स्ट होगी कैलकेरिया, और दूसरी यहाँ पर क्लास आती है हेक्साक्टिनेलिडा, हेक्साक्टिनेलिडा, और तीसरी क्लास आती है आपकी डेमोस्पोंजिया। ये 3 क्लास इसके अंतर्गत आती है। किसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, तो ये जो कंकाल इनमें पाया जाता है उस कंकाल के आधार पर वर्गीकरण किया जा गया है। तो कैलकेरिया इसके नाम से पता चल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का इसका कंकाल होता है। कैलकेरिया के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है, और इसकी एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया है, साइफा है, ग्रेसिया है, ल्यूसिला है, साइकन है। ये साइकन यहाँ पर पढ़ा तो किसका है, कैलकेरिया वर्ग का क्लास का है। ये साइकन है, ल्यूकोसोलेनिया है, ग्रेसिया है, ल्यूसिला, ये इसके उदाहरण है।
इसके बाद में दूसरी एक्साक्टिनेलिडा है, तो इसमें हम बात करें जो कंकाल जो होता है ये सिलिका का बना होता है, सिलिका का बना हुआ कंकाल पाया जाता है। और इसमें जो एक दो यहाँ पर मुख्य जो लक्षण आता है, एक ये भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कई बार, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। एक ट्यूब सिस्टम यानी कि नाल तंत्र भी इनमें मिलता है। अब ये नाल तंत्र देखो यहाँ पर, नाल तंत्र होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार कौन से हैं वो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ल्यूकोन प्रकार का, एस्कोन प्रकार का, ल्यूकोन, एस्कोन, रेकोन, और एक होता है एस्कोन, ल्यूकोन, रेकोन, और एक साइकन प्रकार का नाल तंत्र होता है, साइकन। तो ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो एक्साक्टिनेलिडा जो क्लास होती है इसमें ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। इसके जो उदाहरण देखी तो एक आता है यूप्लेक्टेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूप्लेक्टेला कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूप्लेक्टेला है, यो एक्साक्टिनेलिडा क्लास के अंतर्गत आता है और इसे विंस की पुष्प मंजूषा कहते हैं, विंस की पुष्प मंजूषा इसे कहा जाता है। और जापान में जब शादियाँ वगैरह होती तो उसमें इसे गिफ्ट के रूप में यानी कि उपहार के रूप में दिया जाता यूप्लेक्टेला को। हाइलोनिमा है, तो हाइलोनिमा को हम कहते हैं ग्लास रोप स्पंज, हाइलोनिमा को ग्लास स्पंज रोप कहा जाता है, ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। एक फेरोनिमा होता है जिसे कटोरीनुमा स्पंज कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, एक बार इसको देखो, पूरे को तो नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद में जो तीसरी क्लास आती है वो है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया में जो कंकाल होता है वो किस प्रकार का होता है, देखो इसमें जो कंकाल पाया जाता है वो गंधक युक्त स्पोंजिन तंतुओं का बना होता है, गंधक युक्त स्पोंजिन तंतुओं का बना हुआ कंकाल पाया जाता है, किसमें, डेमोस्पोंजिया में। और डेमोस्पोंजिया के अंदर जो नाल तंत्र होता है वो रेगोन प्रकार का नाल तंत्र होता है, रेगोन प्रकार का नाल तंत्र। और इसमें जो एग्जाम्पल हैं उसको याद रखना है। एक तो स्पोंजिया आता है, स्पोंजिया को हम बाथ स्पंज कहते हैं। एक होता है स्पोंजिला है, इसे कहा जाता है स्वच्छ स्पंज कहते हैं। ये तो बाथ स्पंज होगा, ये स्वच्छ स्पंज होगा, स्पोंजिया बाथ स्पंज, स्पोंजिला स्वच्छ स्पंज हो गया। थेलाइना को जो मरमदे के दस्ताने कहा जाता है, और क्लियोना जो होता है, क्लियोना इसे छेदक स्पंज कहते हैं, क्लियोना को छेदक स्पंज कहते हैं। तो ये आपका जो पोरीफेरा वर्ग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में देखो इसके लार्वा की संबंधित हम बात करें तो लार्वा का मैंने एक क्वेश्चन बनाया तो उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। पोरीफेरा का लार्वा है, तो इनमें से पोरीफेरा के लार्वे कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 3, 4 और ये 5 हो जाएगा, 5 नंबर। एम्फीब्लास्टुला, पेरेनकाइमुला, स्टेरियोगेस्ट्रुला। तो लार्वा से संबंधित क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जा चुका और आगे पूछे जाने की संभावना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेल मिलान वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि 3 अलग से आपको सिलेंट्रेटा है, प्लेटे एलिमिंथेज ऐसे कुछ नाम दे देगा और साथ में मिलान वाला क्वेश्चन आ जाए कि ये इसके लार्वा, इनको आपस में मेल करना है। तो एम्फीब्लास्टुला, पेरेनकाइमुला, स्टेरियोगेस्ट्रुला। और आपके लेब असिस्टेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेब असिस्टेंट में भी ये पूछा जा चुका है। तो ये तीनों ही लार्वा किसके हैं, पोरीफेरा के हैं, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6, विंस फूलों की टोकरी। विंस फूलों की टोकरी किसे कहा जाता है, तो ये हमने बात कर ली है। यूप्लेक्टेला को हम विंस फूलों की टोकरी कहते हैं, जो जापान में शादियों में उपहार के रूप में दी जाती है। स्पोंजिला जो होती है इसे स्वच्छ स्पंज कहा जाता है, स्वच्छ स्पंज कहते हैं इसे। और यू स्पोंजिया को बाथ स्पंज कहा जाता है, बाथ स्पंज। ये इसके उदाहरण हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 7, समुद्री जल में पाए जाने वाले जीव कौन से हैं, तो इनमें से केवल कर लो, केवल समुद्री जल में पाए जाने वाले जीव कौन से हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एनेलिडा, सेकंड है आर्थ्रोपोडा, थर्ड है इकाइनोडर्मेटा और फोर्थ है प्लेटा एलिमेंथिस। देखो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटा एलिमेंथिस ये तो समुद्री जल के साथ साथ में सौर जल में भी पाए जाते हैं। लेकिन इकाइनोडर्मेटा जो होता है, इस वर्ग के जितने भी प्राणी हैं ये पाए जाते हैं ओनली समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसके अंदर आपकी स्टारफिश है, स्टारफिश आ जाएगी। इसके अलावा लेपिस्मा, सिल्वर फिश जिसे कहते हैं, लेपिस्मा। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ।
क्वेश्चन मुझे लास्ट में लेना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ले लिया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इकाइनोडर्मेटा की हम बात कर रहे हैं। इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा कहाँ रह गया, ये रहा। इकाइनोडर्मेटा, इसके मतलब कांटेदार त्वचा होती है, इनके जो जीव होते हैं, और जेकब क्लीन नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने इसका नाम दिया था। लेमार्क ने इसे रेडिएटा गण इकाइनोडर्मिस में रखा था। कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण वो यहाँ पर देख लीजिए। केवल समुद्री जल में मिलते हैं, लेकिन एक अपवाद है, साइनेप्टा सिमिलिस। साइनेप्टा, अपवाद से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। साइनेप्टा सिमिलिस, साइनेप्टा सिमिलिस, ये शौच जल में पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बनता है कि इसमें जो लार्वा होता है, इस लार्वा के अंदर तो आपको मिलती है द्विपार्श्व समिति, द्विपार्श्व समिति मिलती है लार्वा में, जबकि जो वयस्क होता है, वयस्क में पंचअरीय समिति पाई जाती है। पंचअरीय समिति, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लार्वा में द्विपार्श्व समिति मिलती है इकाइनोडर्मेटा के, और वयस्क में पंचअरीय समिति देखने को मिलती है। इसके अलावा देखो, इसमें जो देह भित्ति होती है उसमें कैल्शियम युक्त कंटक पाए जाते हैं, और नालपात, ट्यूब फिट सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। ट्यूब फिट, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्यूब फिट सिस्टम किस में पाया जाता है, तो इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो इनमें लैंगिक जनन होता है, निषेचन की क्रिया इनमें देखने को मिलती है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। इनके लार्वा यहाँ पर हम देख लेते हैं। लार्वा कौन कौन से, एक तो बाइपिनेरिया लार्वा होता है, एक ओरिकुलेरिया होता है, बाइपिनेरिया, ओरिकुलेरिया, इकाइनोप्लूटियस, प्लूटियस, ब्रैंक्योलेरिया, ये लार्वा। एक तो बाइपिनेरिया, ओरिकुलेरिया, इकाइनोप्लूटियस और प्लूटियस और ब्रैंक्योलेरिया, ये इसके लार्वा आते हैं, और इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, ये भी ध्यान में रखना। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन की इसमें अपार क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा देखो, हम बात करें, इसको चार संघों में बांटा गया है। चार संघों से एक तो इकाइनोजोइया होता है, और इसमें उपसंघ आते हैं। देखो, इसमें उपसंघ और इनके चक्कर में डिटेल से पढ़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो देखो, समुद्री खीरा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। समुद्री खीरा, मैं आपको इसलिए इतने ज़्यादा बता रहा हूँ कि आपको दोबारा से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। समुद्री खीरा किसे कहते हैं, तो समुद्री खीरा कहा जाता है होलोथूरिया को। होलोथूरिया को कहा जाता है समुद्री खीरा। तो एक अरस्तु की लालटेन नामक अंग आता है, वो किस में पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। अरस्तु की लालटेन तो किस में पाई जाती है अरस्तु की लालटेन, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो इकाइनोडिया संघ जो होता है, इकाइनोडिया, इकाइनोडिया संघ के जितने भी प्राणी हैं उसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे अरस्तु की लालटेन कहते हैं। अरस्तु की लालटेन, ये मुख के चारों ओर उपस्थित होती है अरस्तु की लालटेन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हो गई। इसके अलावा कुछ उपनाम है वो आपको ध्यान में रखने हैं। इस देखो, इकाइनोकार्डियस, जो इकाइनोइडिया का सदस्य है, इकाइनोकार्डियस, जिसे हरदे अर्चिन कहा जाता है। अर्चिन जो है जितनी भी, वो इकाइनोइडिया के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा हम बात करें, एंटीडोन को समुद्री लिली कहा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान में रखनी है आपको, कि जो एस्टेरियास होता है, एस्टेरियास, एस्टेरियास, एस्टेरियास को स्टार फिश कहा जाता है। ये मछली नहीं होती, लेकिन इसे कहते हैं स्टार फिश हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई यहाँ पर एनालिडा, इकाइनोडर्मेटा से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना 7, ये ऐड हो जाएगा। हीमोसाइनिन वर्णक में पाया जाता है। तो हीमोसाइनिक वर्णक में क्या पाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट है कॉपर, सेकंड जिंक, थर्ड कोबाल्ट और फोर्थ आयरन। हीमोसाइनिन वर्णक है, ये दो संघों में देखने को मिलता है। एक संघ तो जो आर्थ्रोपोडा है, जो कि सबसे बड़ा संघ है, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है, उनमें हीमोसाइनिन वर्णक कुछ प्राणियों में देखने को मिलता है। और एक आता है मोलस्का, मोलस्का संघ के कुछ प्राणी हैं, उनमें देखने को मिलता है हीमोसाइनिन वर्णक। इसमें कॉपर पाया जाता है, और इसी के कारण इनका जो ब्लड होता है उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित कंकाल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित कंकाल देखो पोरीफेरा में हमने बात की, इसमें होता है, सिलेंट्रेटा में होता है, एकाइनोडर्मेटा में होता है। इन सभी में कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा किसका होता है? ऑप्शन फर्स्ट है एनिलिडा, सेकंड आर्थ्रोपोडा, फोर्थ है मोलस्का और फोर्थ है एकाइनोडर्मेटा। देखो जितने भी फाइलम है उनके लार्वा तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि लार्वा से संबंधित क्वेश्चन आपके लगभग कई बार एग्जाम में पूछा ही जा चुका है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ये लार्वा हैं, ये याद होने चाहिए आपके। तो ये ट्रोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है? तो आपके एनिलिडा जो संघ है जिसमें आपका केंचुआ आता है, केंचुआ, तो जो है इसमें ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। नली के भीतर नली प्राणी है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब एनिमल्स कौन से हैं? कहने का मतलब ऐसे एनिमल्स कौन से हैं जिसमें नली के भीतर नली व्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है एनिलिडा, सेकंड आर्थ्रोपोडा, फोर्थ है मोलस्का, थर्ड है मोलस्का और फोर्थ है इकाइनोडर्मेटा। देखो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इसमें ये ट्यूब विद इन ट्यूब एनिमल्स नहीं है। इसमें जो एनिलिडा वर्ग के जो प्राणी हैं इनमें नली के भीतर नली की संरचना पाई जाती है। और इसमें आपका जो बात करें तो केंचुआ जो है वो इसके अंतर्गत आता है। और केंचुए में हम बात करें तो वले पाए जाती हैं, वले, वले इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सर्पिल व निर्धारी विदलन पाया जाता है। तो सर्पिल व निर्धारी विदलन किस में देखने को मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट है एनिलिडा, सेकंड आर्थ्रोपोडा, फोर्थ है मोलस्का। अब देखो सर्पिल और निर्धारी विदलन है ये पाया जाता है आपके इन सभी में देखने को मिलता है, सर्पिल और निर्धारी विदलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आर्थ्रोपोडा में श्वसन होता है। आर्थ्रोपोडा में श्वसन किससे होता है? ट्रेकिया से होता है, गिल्स से होता है? तो दोनों से ही होता है। तो आर्थ्रोपोडा में जलीय प्राणी भी आते हैं और स्थलीय प्राणी भी आते हैं, तो ट्रेकिया और गिल्स दोनों के द्वारा ही श्वसन होता है आर्थ्रोपोडा में। देखो आर्थ्रोपोडा में जो स्कॉर्पियन होता है यानी कि बिच्छू, बिच्छू होता है, बिच्छू के अंदर क्या होता है? बुक लंग्स पाए जाते हैं, बुक लंग्स, बुक लंग्स होते हैं, इनके द्वारा श्वसन होता है बिच्छू में। और जो जलीय प्राणी हैं उनमें हम सामान्यतः बात करें श्वसन जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है जलीय प्राणियों में। अब देखो आर्थ्रोपोडा है ये सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत एक वर्ग आता है कीट। उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? जो 3 जोड़ी युक्त उपांग पाए जाते हैं, इसमें 3 जोड़ी युक्त उपांग है वो कीट वर्ग में देखने को मिलते हैं, जबकि आर्थ्रोपोडा में संधि युक्त उपांग उपस्थित होते हैं। आर्थ्रोपोडा की जो पहचान होती है वो होती है संधि युक्त उपांग, संधि युक्त उपांग। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। श्वसन की हमने बात कर ली। अब देखो उत्सर्जी अंग भी कई बार पूछ ले जाते हैं, तो उत्सर्जी अंग से संबंधित इंपॉर्टेंट देखो, एक तो ग्रीन ग्रंथि इनमें पाई जाती है, ग्रीन ग्रंथि इसमें देखने को मिलती है। मेलपिगियन नलिका इसमें देखने को मिलती है, मेलपिगियन नलिका, मेलपिगियन नलिका। इसके अलावा हम बात करें तो कोक्सल ग्रंथियां भी इनमें देखने को मिलती है, कोक्सल ग्लैंड। तो ये ग्रंथियां पाई जाती है जो कि उत्सर्जन का कार्य करती है आर्थ्रोपोडा के अंदर। और आर्थ्रोपोडा का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल होता है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आर्थ्रोपोडा का। तो ये हमने जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमने बात कर ली, और कुछ उसके उदाहरण हैं जिनके उपनाम है वो आपको मैं बोल करके बता देता हूँ। अब देखो डेफनिया एक एनिमल्स आता है, और डेफनिया को हम क्या कहते हैं? जल पीसू कहते हैं। झींगा मछली इसके अंतर्गत आती है। साइक्लोप्स जिसे हम 100 पत्नियों का पति कहा जाता है, साइक्लोप्स को क्या कहते हैं? 100 पत्नियों का पति कहते हैं, साइक्लोप्स। यहाँ पर तो एक रखनी महाभारत हो रही है, और ये देखो 100 पत्नियों का पति कहलाता है साइक्लोप्स। वर्तमान में तो एक ही आनी बहुत मुश्किल हो रही है, इससे मांग लो उधार। नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं सेक्युलिना। सेक्युलिना जो कि केकड़े पर परजीवी होता है, सेक्युलिना ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, केकड़े पे परजीवी कौन सा होता है? सेक्युलिना होता है। यूपीगुरस, यूपीगुरस को हम कहते हैं साधु केकड़ा। इसके बाद में हम बात करें, देखो एक इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर जो लार्वा है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। एक तो न्यूक्लियस लार्वा होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जोइया
और मेटाजोइया। मेटाजोइया, जोइया और मेटाजोइया। देखो थोड़ा बहुत आपको आर्थ्रोपोडा के विषय में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा संघ है, पूरी डिटेल यहाँ पे नहीं बता सकता मैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। एक आती है लाइकोसा। लाइकोसा को हम भेड़िया मकड़ी कहते हैं। लाइकोसा, लाइकोसा कहते हैं भेड़िया मकड़ी। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आर्थ्रोपोडा में रुधिर परिसंचरण किस प्रकार का होता है, तो खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में देखो सेंटीपीड, मिलीपीड, ये मिरियोपोडा क्लास में आते हैं। सेंटीपीड को सहस्त्रपादी कहते हैं और मिलीपीड को हम कहते हैं, और मिलीपीड में लगभग 1000 पैर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें इंसेक्टा वर्ग, जो कीट वर्ग, मैंने आपको बात कर ली कि इसमें 3 जोड़ी युक्त उपांग पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें हम बात करें मधुमक्खी है, कॉकरोच है, घरेलू मक्खी है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। एक आती है लेपिस्मा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। लेपिस्मा जो होता है ये आपकी आर्थ्रोपोडा का सदस्य है और इसे सिल्वर फिश कहा जाता है। सिल्वर फिश कहते हैं लेपिस्मा को, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें होगी आर्थ्रोपोडा से संबंधित। एक आर्थ्रोपोडा में आते हैं पेरीपेटस आता है। पेरीपेटस, ये भी थोड़ा सा याद रखना। पेरीपेटस क्यों लिखा मैंने पेरीपेटस को, क्योंकि पेरीपेटस को हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा की योजक कड़ी कहा जाता है पेरीपेटस को। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। पेरीपेटस आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा की योजक कड़ी कहा जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नंबर का क्वेश्चन है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो पहला तो आर्थ्रोपोडा और दूसरा मोलस्का हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्याही ग्रंथि किसमें पाई जाती है। इंक ग्लैंड किसमें मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट है एम्फिन्यूरा, सेकंड है गैस्ट्रोपोडा, थर्ड है सिफेलोपोडा और फोर्थ है पेलिसिपोडा। अब देखो ये मोलस्का संघ के वर्ग है और इनमें इंक ग्लैंड किसमें पाई जाती है ये हमें पता होना चाहिए। तो इंक ग्लैंड पाई जाती है सिफेलोपोडा में देखने को मिलती है। इंक ग्लैंड सिफेलोपोडा में। एक देखो जो आपका मोलस्का संघ होता है, मोलस्का संघ, इसमें हिमोसाइनिन वर्णक देखने को मिलता है। जलीय प्राणी आते हैं, अधिकांशतः कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं। चारों ओर जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम मेंटल कहते हैं सामान्यतः। द्विपार्श्व सम्मिति देखने को मिलती है और शरीर संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है। और इसके अलावा हम बात करें, इसके पूरे शरीर पर कैल्शियम का आवरण पाया जाता है। एक देखो यहाँ पर विशेष प्रकार के स्वेदांग पाए जाते हैं। एक तो स्टेटोसिस्ट होता है, स्टेटोसिस्ट। एक ओस्प्रीडियम होता है, ओस्प्रीडियम, ओस्प्रेडियम, ओस्प्रीडियम और स्टेटोसिस्ट, ये संवेदी अंग पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें लार्वा जो होते हैं, लार्वा भी याद रखने आपको। इसके मोलस्का संघ के लार्वा कौन से होते हैं। एक तो ट्रोकोफोर होता है, ट्रोकोफोर एनिलिडा में भी होता है, ट्रोकोफोर मोलस्का में भी होता है। ट्रोकोफोर हो गया, वेलेजर लार्वा भी इसमें देखने को मिलता है, और ग्लोचिडियम लार्वा, ग्लोचिडियम, ग्लोचिडियम लार्वा भी इसमें। तो ये लार्वा हैं, ट्रोकोफोर, वेलेजर और ग्लोचिडियम लार्वा इसमें पाए जाते हैं। एक मुख में रेडुला नामक संरचना पाई जाती है और जिसमें क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, जो भोजन को पीसने का कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। एक इस वर्ग का सदस्य आता है नियोपिलाइना, नियोपिलाइना, नियोपिलाइना। नियोपिलाइना से क्वेश्चन क्या बनता है, नियोपिलाइना जो होता है ये एनिलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी कहलाता है। मोलस्का की योजक कड़ी कहलाता है, एनिलिडा और मोलस्का की। पीछे हमने बात की थी आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा की योजक कड़ी पेरिपेटस को कहते हैं और मोलस्का की योजक कड़ी नियोपिलाइना को कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकते हैं। तो कुछ उपनाम हैं कुछ एनिमल्स के, वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो पेलिसिपोडा जो क्लास आती है उसमें यूनियो आता है जिसे हम सीप कहते हैं। पिंकटोडा जिससे मोती प्राप्त होती है, पिंकटोडा जिसे मोती प्राप्त होती है, परल ऑयस्टर इसे कहा जाता है। टेरिडो जो है इसे जहाज कर्मी कहते हैं, टेरिडो को हम क्या कहते हैं, जहाज कर्मी कहते हैं। और सीलन जो है इसे रेजर कर्मी कहा जाता है, सीलन को हम। इसके बाद में देखो हम बात करें तो इसके जो सदस्य आते हैं,
इसके 2 सदस्य आते हैं, उन सदस्यों के अंदर एक आता है सीपिया आ गया, इसके अंदर ऑक्टोपस है, लोलिगो है। लोलिगो को हम क्या कहते हैं, समुद्री बाण करते हैं, जिसे दैत्य स्क्विड भी कहा जाता है, दैत्य स्क्विड भी कहते हैं इसे। इसके अलावा हम बात करें तो देखो जो मोलस्क का संघ है, इसके प्राणियों का हम पालन है वो किस लिए मतलब इसको पालते किस लिए हैं, तो इनसे क्या प्राप्त होता है, तो इनसे मोती प्राप्त होते हैं। मोती के दृष्टिकोण से इन्हें पाला जाता है, और मोती के दृष्टिकोण से पालने के कारण इसे मेलेकोलॉजी कहते हैं, मेलेकोलॉजी कहा जाता है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। एक आता है ट्राइकोडेक्ना मोलस्क, और उससे क्या प्राप्त होता है, बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं, टेनिस के आकार के। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 16, दंश कोशिका किसमें पाई जाती है। इन्हें दंश कोशिका को हम नीडोब्लास्ट भी कहते हैं, नीडोब्लास्ट भी कहते हैं। दंश कोशिका को हम क्या कहते हैं, नीडोब्लास्ट भी कहते हैं। ये किसमें पाई जाती है, ऑप्शन फर्स्ट प्लेटे हेलमिंथिस, सेकंड है सिलेंट्रेटा, थर्ड है एनिलिडा और फोर्थ है मोलस्का। तो सिलेंट्रेटा के अंदर क्या पाई जाती है, नीडोब्लास्ट पाई जाती है, जिससे ये शिकार वगैरह करना, भोजन वगैरह प्राप्त करना, ये सिलेंट्रेटा के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक गुहा पाई जाती है जिसे हम सिलेंट्रोन कहते हैं, सिलेंट्रेटा के संबंधी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, जो एनिमल्स आते हैं उनमें मुख्य रूप से जो एनिमल्स आता है वो है आपका, देखो इसमें समिति की बात करें तो ये रेडियल सिमेट्री की होते हैं, एसिमेट्री या रेडियल सिमेट्री की होती हैं, और समिति जो होती है रेडियल हो गई। इसके अलावा हम बात करें तो द्विस्तरीय प्राणी होते हैं, और इसकी जो क्लासेज जो सदस्य हैं उनमें अब तो मेडूसा हो जाएगा, और पोलिप, 2 अवस्थाएं मिलती हैं इनके प्राणियों में, मेडूसा और पोलिप। और इस संघ के जो जंतु हैं उसमें हाइड्रा इसी के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा हम बात करें ओबेलिया इसी के अंतर्गत आता है, ओबेलिया, हाइड्रा इसी के अंतर्गत आते हैं। इसकी 2 अवस्थाएं मिलती हैं, मेडूसा और पोलिप अवस्था, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। और सिलेंट्रेटा संघ के सिलेंट्रोन नामक गुहा पाई जाती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। प्लेटे एलिमेंथिज की हम बात करें तो प्लेटे एलिमेंथिज में 3 जनन स्तर यहीं से स्टार्ट होते हैं, 3 जनन स्तर देखने को मिलते हैं, जनन स्तर। और इससे पहले वाले सभी में द्विस्तरीय होता है, 2 जनन स्तर होते हैं। 3 कौन से, एक तो एक्टो हो जाएगा, एक मीजो हो जाएगा और एक एंडो हो जाएगा। 3 जनन स्तर पाए जाते हैं प्लेटे एलिमेंथिज में। और इन प्लेटे एलिमेंथिज को हम क्या कहते हैं, चपटेकर्मी भी कहते हैं, चपटेकर्मी भी इन्हें कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सिलेंट्रेटा हो गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पुनरुद्भवन 17 का है, पुनरुद्भवन की अपार क्षमता किसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है तारा मछली यानी स्टारफिश, सेकंड हाइड्रा, थर्ड है दोनों। तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे कि जो स्टारफिश यानी कि तारा मछली और हाइड्रा, इन दोनों में क्या पाई जाती है, पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता होती है। देखो एक जंतु आता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंतर्गत भी बहुत अधिक मात्रा में पुनरुद्भवन रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोसाइनिन वर्णक ये मैंने पहले आपको बता दिया, मोलस्का संघ के प्राणियों में देखने को मिलता है और आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है यहाँ पर, सही नहीं है। लार्वा से संबंधित है ये, यहाँ पे लार्वा से संबंधित क्वेश्चन है ये यहाँ पर। देखो ट्रोकोफोर लार्वा ये एनिलिडा का होता है, ये तो बिल्कुल राइट है। बाइपिनेरिया लार्वा इकाइनोड्रमेटा का, ये भी सही है। प्लेनुला लार्वा ये सिलेंट्रेटा का, ये भी सही है। टोर्नेरिया जो लार्वा ये आर्थ्रोपोडा का नहीं होता, यही गलत है यहाँ पर, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हाथी पांव रोग जिसे हम एल्फेंटिएसिस भी डिजीज भी कहते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है वाउचेरिया, सेकंड है लेपिस्मा, थर्ड है ड्रेकनकुलस और फोर्थ है प्लेनेरिया। तो वाउचेरिया ब्रेंक्टोफटाई से हाथी पांव रोग होता है। लेपिस्मा जिसे हम सिल्वर फिश कहते हैं, सिल्वर फिश ये मछली नहीं होती सामान्य, लेकिन इसे बोला जाता है सिल्वर फिश। प्लेनेरिया में अत्यधिक मात्रा में रीजनरेशन की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 21, मोलस्का में पाए जाने वाले ओस्प्रिडियम का कार्य क्या होता है। ओस्प्रिडियम, और मैंने आपको बताया था, एक तो स्टेटोसिस्ट होता है इसमें, और एक ओस्प्रिडियम होता है। स्टेटोसिस्ट तो जो संतुलन होता है
जो आपका प्राशनता है उसको नियमन करने का कार्य करता है। जबकि ओस्प्रिडियम की बात करें तो ये घ्राणग्राही ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, रसायन संवेदांग होता है, केमोसेंसर, भोजन चयन में सहायक होता है, फूड सिलेक्शन में सहायक होता है। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कटल फिश में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? कटल फिश में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो कटल फिश किस में आती है? तो कटल फिश आपके इकाइनोडर्मेटा में आती है, इकाइनोडर्मेटा में आती है। ऑप्शन फर्स्ट है 10, सेकंड है 8, थर्ड है 6 और फोर्थ है 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 10 भुजाएं पाए जाते हैं कटल फिश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बोजनेस का अंग पाया जाता है। तो बोजनेस का अंग ऑप्शन फर्स्ट आर्थ्रोपोडा, सेकंड है मोलस्का, थर्ड है एनिलिडा और फोर्थ है प्रोटोजोआ। तो बोजनेस के अंग किस में मिलते हैं? मोलस्का में पाए जाते हैं बोजनेस के अंग, जो कि उत्सर्जी अंग होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवित जीवाश्म ऑप्शन फर्स्ट है पेरिपेटस, सेकंड है साइमेक्स, थर्ड है यूपेगुरस और फोर्थ है सभी। देखो यूपेगुरस को हम कहते हैं साधु केकड़ा, साधु केकड़ा कहते हैं इसे, साधु केकड़ा। जो पेरिपेटस होता है ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की योजकड़ी कहलाती है और यही है जीवित जीवाश्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इकाइनोडर्मेटा का लार्वा कौन सा है? तो इकाइनोडर्मेटा के लार्वे हमने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से हैं? बाइपिनेरिया, डोलियोलेरिया, ओरियोकुलेरिया, इसके अलावा प्लूटियस हो गया, ये इसके लार्वा हैं इकाइनोडर्मेटा के। तो लार्वा थोड़े से ध्यान में रखने और ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में आता है 26। कीट वर्ग का प्रमुख लक्षण क्या होता है? देखो कीट वर्ग किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में आता है। और आर्थ्रोपोडा संघी जितने भी प्राणी हैं उनका मुख्य लक्षण क्या होता है? इसका मुख्य लक्षण होता है संधि युक्त उपांग, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। तो इसमें भी कीट वर्ग आता है। इस कीट वर्ग का प्रमुख लक्षण क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है संयुक्त नेत्र, कंपाउंड आई, लंबा उदर, और थर्ड है 3 जोड़ी टांगे, 2 जोड़ी पंख। तो जो कीट वर्ग होती है मैंने यहाँ पहले ही आपको बता दिया, 3 जोड़ी टांगे इनमें सभी में पाई जाती है और अन्य में देखने को नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27। सिल्वर फिश किसे कहा जाता है? तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, लेपिस्मा जो है इसे सिल्वर फिश कहा जाता है। सीपिया को कटल फिश कहते हैं, इसके बारे में भी हमने बात की ली। इसमें 10 भुजाएं पाए जाते हैं। जो सीपिया जो है ये आपके मोलस्का का सदस्य है। सी अर्चिन की हम बात करें, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती हैं, ओरिकुलेरिया। इसके बाद में हम बात करते हैं 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 28। ड्यूटेरोस्टोम किसे कहते हैं? अब देखो जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं कि ब्लास्टोपोर से एक तो माउथ का निर्माण होगा या गुदा का निर्माण होगा, एनस का निर्माण होगा। इसके आधार पर इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आता आपका ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम, और एक आता है प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोमिया। देखो हम ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोमिया की बात करें तो ड्यूटेरोस्टोम में वे आते हैं जहाँ से जो ब्लास्टोपोर है इससे माउथ का निर्माण होता है, और प्रोटोस्टोम में वे आते हैं, एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल से देख के बता देता हूँ। आपकी जो ड्यूटेरोस्टोम है इसमें कौन कौन से आते हैं? अब देखो, हाँ देखो यहाँ पर जो होता है ड्यूटेरोस्टोम से क्या होता है? गुदा का निर्माण होता है। बस यही थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत थी, वो मैं आपको देख करके बता देता हूँ। ड्यूटेरोस्टोम जो होता है इसमें जो ब्लास्टोपोर है यहाँ से एनस का निर्माण होता है ड्यूटेरोस्टोम से। जबकि प्रोटोस्टोमिया जो होते हैं इनमें क्या होता है? माउथ का निर्माण होता है, माउथ का। प्रोटोस्टोमिया में कौन कौन से आते हैं? इसमें आपका याद रख लीजिए, आम याद रख लीजिए, एनिलिडा, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का ये आते हैं आपके प्रोटोस्टोमिया में। ड्यूटेरोस्टोम में आपका हेमिकोर्डेटा हो जाएगा, कोर्डेटा हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, ये आते हैं आपके ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो यहाँ पर देखो दे रखा है हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा है ये आपकी इसमें आ जाएंगे ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो ध्यान में रखना है कि ड्यूटेरोस्टोमिया कौन से हैं और प्रोटोस्टोमिया कौन से हैं। अब देखो जितने भी ड्यूटेरोस्टोमिया हैं इनमें क्या पाई जाती है? वास्तविक सीलोम पाई जाती है,
वास्तविक सिलोम मिलती है और इनमें आभासी सिलोम देखने को मिलती है। और इनमें आभासी सिलोम में भी देखो जो एसके हेल्मिन्थीज होता है, एसके हेल्मिन्थीज, इसके एलिमेंथीज में कूट गुहा पाई जाती है, स्यूडोसिलोम पाई जाती है, कूट गुहा। और इसी का सदस्य एक आता प्लेटे एलिमेंथीज, जिसमें गुहा नहीं होती, जबकि जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनमें गुहा पाई जाती, सिलोम पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। केबर अंग संबंधित है। केबर का अंग किससे संबंधित हो? तो केबर का अंग है ये आपके उत्सर्जन से संबंधित है, उत्सर्जन से। और उत्सर्जन से कौन सा अंग संबंधित है? किडनी, जो कि उत्सर्जन से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अरीय समिति पाई जाती है। अरीय समिति किस में देखने को मिलती है? रेडियल सिमेट्री। ऑप्शन बेस्ट है टिनोफोरा, ये तो एक लार्वा का नाम है। टिनोफोरा संघ है, एक छोटा संघ आता है। सिलेंट्रेटा और इकाइनोड्रमेटा। और ऑप्शन फोर्थ है सभी। अब देखो टिनोफोरा में भी अरीय समिति देखने को मिलती है। टिनोफोरा में हम सामान्यतः बात करें तो 8 कंगक पट्टिकाएं पाई जाती है, कंगक पट्टिकाएं, और इन्हें हम कोम्ब जेली भी कहते हैं। कोम्ब जेली भी कहा जाता है टिनोफोरा को, कोम्ब जेली, तो ये ध्यान में रखना है। सिलेंट्रेटा है, इसमें भी क्या होती है? अरीय समिति देखने को मिलती है। और इकाइनोड्रमेटा में मैंने बात की थी, जो कि लार्वा जो होता है इसमें द्विपार्श्व समिति और वयस्क में अरीय समिति होती है। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। समुद्री अर्चिन का लार्वा होता है। तो समुद्री अर्चिन का लार्वा मैंने बता दिया कि इससे समुद्री अर्चिन को क्या कहते हैं? समुद्री अर्चिन वाला हमने क्वेश्चन देखा था। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? समुद्री अर्चिन जो इकाइनोड्रमेटा है इसके अंदर, हाँ, इकाइनोड्रमिस में हमने बात की थी समुद्री अर्चिन। ये रहा एस्टेरिया, इकाइनोइडिया कहते हैं समुद्री लालटेन, और एस्टेरियास को कहते हैं समुद्री अर्चिन। समुद्री अर्चिन का लार्वा कौन सा होता है? अब देखो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा का लार्वा कौन सा, ये हमें ध्यान में रखना। तो ओफियोप्लूटियस, बाइपिनेरिया, इकाइनोप्लूटियस और ब्रेंक्यूलेरिया। अब देखो इसका नाम क्या है? समुद्री अर्चिन का लार्वा कौन सा हो जाएगा? सी अर्चिन का लार्वा कौन सा हो जाएगा? तो जो ओफियोप्लूटिस भी आपका इकाइनोडर्मेटा का है, बाइपिनेरिया भी इकाइनोडर्मेटा का है, इकाइनोप्लूटियस भी इकाइनोडर्मेटा का है, ब्रेंक्यूलेरिया भी इकाइनोडर्मेटा का है। तो एक बार मैं इसको देख करके बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको मैं गलत तो बताऊंगा नहीं इसमें, तो इसलिए देख लेता हूँ इसको। समुद्री अर्चिन, समुद्री अर्चिन का लार्वा होता है इसमें बाइपिनेरिया आ जाएगा आपका समुद्री अर्चिन का लार्वा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हीमोसिल पाई जाती है। तो हीमोसिल किस में मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट है हाइड्रा, सेकंड है केंचुआ, थर्ड है स्केरिस और फोर्थ है कॉकरोच। तो हीमोसिल पाई जाती है आपका हाइड्रा में, केंचुआ, स्केरिस। हाइड्रा, केंचुआ, स्केरिस और कॉकरोच, इसमें भी नहीं देखने को मिलती, कॉकरोच में भी नहीं होती है, स्केरिस में भी नहीं होती है, हाइड्रा में भी नहीं। हीमोसिल में क्या होता है? लिम्फ भरा रहता है, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ भरा रहता है। तो ये आपके देखने को मिलती है। ये एस्केरिस कौन से वर्ग में आता है? स्केलमिंथीज में आता है, ये एनिलिडा में, या आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा में। तो इसमें कॉकरोच ही हो जाएगा। एक मिनट, हीमोसिल किस में पाई जाती है? हीमोसिल देख लेते हैं। थोड़ा सा दिमाग से निकल गया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा देख के मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती है, आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच आता है, ये सही है आपका, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33, ग्रीन ग्रंथि किस में पाई जाती है? ग्रीन ग्लैंड किस में मिलती है? ग्रीन ग्लैंड है, किससे संबंधित है ये? ऑप्शन फर्स्ट श्वसन, सेकंड है पाचन, थर्ड है उत्सर्जन, तो उत्सर्जन से संबंधित हो जाएगी ग्रीन ग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ओस्कुलम क्या है? तो ओस्कुलम हमने बात की थी, ये स्पंज में पाया जाता है। ओस्कुलम और एक ओस्टिया होता है। ओस्टिया से जो H2 होता है जल अंदर आता है और ओस्कुलम से बाहर निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, पृष्ठ फिन चूसक है, ये चूसक के समान चूसक में बदल जाते हैं। पृष्ठ फिन चूसक में किस में बदल जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है इकाइनस, सेकंड है लेटिमेरिया, थर्ड है लेवी और फोर्थ है एमिया। तो फर्स्ट ही हो जाएगा इकाइनस जो होता है, इसमें चूसक में बदल जाते हैं पृष्ठ फिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 के बाद में 36, कपाल यानी करोटी जो स्कल होता है उसके आधार पर किसको वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है पीसीज, सेकंड है एम्फीबिया, थर्ड है रेप्टिलिया और फोर्थ है एविज। तो रेप्टिलिया वर्ग के जो प्राणी आते हैं इनको कपाल के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग कौन सा होता है? स्वर्ण युग यानी कि जिसमें अधिक मात्रा में ये उपस्थित थे, पाए जाते थे, वो कौन सा युग है? यहाँ पर मीसोजोइक आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीसोजोइक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, पक्षियों को ग्लोरीफाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पक्षियों को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स किसने कहा था? ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स किसने कहा था? ऑप्शन फर्स्ट है हक्सले, सेकंड है सलीम अली, थर्ड है मॉर्गन और फोर्थ है डार्विन। तो पक्षियों को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा था, हक्सले ने कहा था। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट की हम बात कर लेते कुछ तथ्य की। तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडिया बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को, और इसे ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा था। और इस वर्ग में एक आर्क्योपटेरिक्स नामक, आर्क्योपटेरिक्स नामक एक एनिमल्स आता है, और जो कि जीवित ये जीवाश्म के रूप में ही उपस्थित हुआ है, इसके जीवाश्म मिले हैं, और इसे हम रेप्टाइल्स और एविज यानी कि बर्ड पक्षियों की, रेप्टाइल्स और एविज वर्ग की योजक कड़ी से कहा जाता है आर्क्योपटेरिक्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। पक्षियों की हम बात करें तो पक्षी किस प्रकार के प्राणी हैं? समतापी हैं ये, लगभग 102 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के समथिंग टेम्परेचर होता है। वार्म ब्लडेड होती हैं, और इसके अलावा हम बात करें तो इसका शरीर बहुत ही हल्का होता है, हड्डियाँ खोखली होती है, और इसमें फर्कुला नामक अस्थि पाई जाती है। और इस फर्कुला जो अस्थि जिसमें मिलती है वो उड़ सकती हैं, और जिसमें ये फर्कुला अस्थि नहीं पाई जाती वो उड़ नहीं सकते हैं। और इसमें कुछ एनिमल्स ऐसे आते हैं जैसे कि जो पेंगुइन हो गया, पेंगुइन वगैरह जो होते हैं ये उड़ नहीं सकते। कुछ एनिमल्स कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, पक्षी होते हैं, बर्ड्स कैसे होते हैं? समतापी होते हैं, होम्योथर्मिक सही है, गर्म रुधिर वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड और एंडोथर्मिक होते हैं, ये सभी इसके करेक्टर हैं, सही है। नेक्स्ट है 39 ही है, रेप्टाइल्स और एविज के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आर्क्योपटेरिक्स को हम रेप्टाइल्स और एविज के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सरीसृप व स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? सरीसृप और स्तनधारी मेमल्स जो हैं इनके बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मोनोट्रिमेटोडा, सेकंड है मेटाथेरिया, थर्ड है यूथेरिया और फोर्थ कायरोपटेरस। अब देखो स्तनधारी के अंदर जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, अंडे देने वाले प्राणी जिसमें आपका डक बिल प्लेटिपस आता है, डक बिल प्लेटिपस आता है, और ये कि ये जो मोनोट्रिमेटोडा है ये भी क्या कहलाता है? जो कि अंडे देने वाला प्राणी है, इसे सरीसृप और स्तनधारी के बीच की जो जकड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, पक्षियों की करोटी किस प्रकार की होती है? तो पक्षियों की करोटी होती है मोनोकोंडाइलिक या डाइकोंडाइलिक या बोथ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोनोकोंडाइलिक होती है, जबकि हमारे अंदर मेमेलिया के अंदर डाइकोंडाइलिक मिलती है। पक्षियों जो मेमल्स की करोटी है वो कोंडाइलिक, और पक्षियों की होती है मोनोकोंडाइलिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ओपरकुलम किसका लक्षण है? ओपरकुलम ऑप्शन फर्स्ट है कॉन्ड्रिकथीज, सेकंड है ऑस्ट्रियोथीज और थर्ड है प्लेकोडर्मी और फोर्थ है उपरोक्त सभी। अब ओपरकुलम की हम बात करें तो ओपरकुलम किसका लक्षण हो सकता है? कॉन्ड्रियोकथीज की हम बात करें तो इसे हम कहते हैं कॉन्ड्रियोकथीज,
और ये आपका इसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं, कार्टिलेज। कंकाल जो होता है कार्टिलेज का बना होता है, इसे कार्टिलेजिनस फिशेज भी कहते हैं। ओस्टियोकथीज होती है, इसे बोनी फिशेज भी कहा जाता है, बोनी फिशेज भी कहते हैं इसे। और ये शौच जल में सामान्यतः हम बात करें शौच जल में देखने को पाई जाती है, शौच जल में मिलती है। तो ओपरकुलम कौन से वर्ग में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जो ओस्टियोकथीज होती हैं, जिन्हें हम स्टीलोस्टेमाई भी कहते हैं, ओस्टियोकथीज को बोनी फिशेज भी कहते हैं, और इनमें ओपरकुलम पाया जाता है ओस्टियोकथीज में ही। 4 जोड़ी कुलोम मिलते हैं इसमें। इसके अलावा हम बात करें तो इन पे सलक पाए जाते हैं, साइक्लोइड, टीनोइड, गेनोइड, इस प्रकार के सलक इसमें पाए जाते हैं। और इसमें जो ये एनिमल्स आते हैं उनके उपनाम मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि लेब्यू या रोहू, जो कि भारतीय कोर्प कहलाता है, ये शौच जलीय मछली है। हिप्पोकैम्पस, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। इसमें होता क्या कि ये पानी में रहता है, और पानी में इसमें जो अंडदानी पाई जाती है वो थैलेनुमा होती है, और नर जो होता है वो इन अंडों का पैतृक रक्षण दिखाता है, अंडों की रक्षा करता है। एनाबस को क्लाइम प्रच कहते हैं, एक्सोसिटस को उड़न मछली कहा जाता है, एंगुइला जो होती है इसे ईल कहते हैं। चूसक मछली की हमने बात की पीछे, एकिनिस को चूसक मछली कहते हैं। लेटिमेरिया जो कि जीवित जीवाश्म मछली होती है, और साइनेनसीडा होरिडा स्टोन फिश कहते हैं इसे। गेम्बूशिया को लार्वा भक्षक मछली कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो प्रोटोपटेरस एक इसी के अंतर्गत आता है मछलियों के अंदर, जिसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और एक लेप्टोसायरन होती है जिसे अफ्रीकन फुफुस मीन कहते हैं, लेप्टोसायरन को। एक जो अभी हमने बात की कॉन्ड्रिकथीज के अंतर्गत, जिसे हम कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, और इसमें ओनली प्लेकोइड स्केल पाए जाते हैं, प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं कॉन्ड्रिकथीज में, प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं, स्केल। इसके अलावा ओपरकुलम इनमें नहीं पाए जाते हैं, और जो गिल्स होते हैं 5 से 7 जोड़ी मिलते हैं, ओपरकुलम नहीं पाए जाते इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आमा से जे आकृति का होता है, और इसमें एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसे लोरिंजनी की तुम्बिकाएं कहते हैं, लोरिंजनी की तुम्बिकाएं कहते हैं, जो ताप का नियमन करती है। तो इसमें जो मछली पाई जाती है उसमें स्कोलियोडोन जिसे कुत्ता मछली कहते हैं, प्रिस्टिस होता है जिसे आरामीन कहते हैं, ट्राइगोन को स्टिंगरे या डंकरे कहते हैं, और इसके अलावा स्टेगोस्टोमा को चीता सार्क कहते हैं, स्पिरना को हथौड़ा मछली कहते हैं, और टोरपीडो को विद्युत मछली कहा जाता है। राइनोडोन को व्हेल सार्क कहते हैं, सबसे बड़ी मछली है जो कि सार्क है, व्हेल सार्क सबसे बड़ी मछली होती है। अब देखो यहाँ पर मछलियों से संबंधित हमारा हो गया। देखो इसमें मुख्य रूप से मेमेलिया संघ से संबंधित हमने थोड़ी बहुत कम जानकारी प्राप्त की है। अगर आगे इससे संबंधित क्वेश्चन और बनते हैं तो वो मैं बनाऊंगा, समय थोड़ा कम है, इस कारण से आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने जितनी हो सके उतनी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत देने का प्रयास किया है, और शायद विश्वास रखिए कि इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। प्रत्येक संघ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इसमें डाले हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट यूनिट को लेकर के चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत